वेलकम बैक। इलेक्शन से पहले जोड़ तोड़ के लिए लीगी क़यादत की बलूचिस्तान यात्रा। साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ ने कोयटा में सूबे की बड़ी सियासी जमातों के रहनुमाओं से मुलाकात की, साथ लेकर चलने का ऐलान कर दिया। बलूचिस्तान अवामी पार्टी के सदर खालिद मक्सी, चेयरमैन सेनेट सादिक संजरानी, जमात उलमा इस्लाम, पश्तूनख्वा मैप के रहनुमा मुलाकात में शामिल थे। शहबाज शरीफ और मरियम नवाज समेत नून लीग की आला क़यादत भी मुलाकात में मौजूद थी। बलोच रहनुमाओं से गुफ्तगू में नवाज शरीफ का कहना था, हमेशा सबको साथ लेकर चले, सबको साथ लेकर चलने की रिवायत पर चलेंगे। एक साबिक हुक्मरान था जो दहशत गर्दी की शिकार बच्चियों को ब्लैक मेलर कहता था। वो कहता था, ये मुझे ब्लैकमेल कर रहे हैं, मैं इनसे मिलने नहीं जाऊंगा। बहुत अच्छी एक गवर्नमेंट यहाँ पे चलाई, हर मरले पे मैंने आपका भरपूर साथ दिया, तो हम इसी तरह से आगे भी मिलजुल के चलना चाहते हैं। दहशत गर्दी उरूज पे थी, अपने दौर में हमने उसको बिल्कुल नेस्तो नाबूद कर दिया। और एक पिछली गवर्नमेंट भी आपने देखी है, हुक्मरानों को यहाँ पे 100-150 लोग शहीद होते हैं। सख्त सर्दी में, फरवरी का महीना है, छोटी छोटी बच्चियां अपने मैयत के साथ लिपट जाती हैं और रोती हैं। वो मंजर देखा नहीं जाता। आज भी वो मेरे मोबाइल के अंदर मौजूद है। मैं देखता हूँ तो आंसू आते हैं इंसान के। हुक्मरान उस दौर का ये कहता है कि ये मुझे ब्लैकमेल कर रहे हैं, मैं वहां नहीं जाऊंगा। तो उनको ब्लैकमेलर कहते हैं। नवाज शरीफ का दौरा कोयटा रंग ले आया। साबिक वज़ीर बलूचिस्तान जाम कमाल, सरदार फतेह मोहम्मद हसनी, मीर दोस्तैन डोमकी समेत 30 से ज्यादा सियासी रहनुमा नून लीग में शामिल हो गए। कौन कौन नवाज शरीफ के काफिले का हिस्सा बना, इसकी मजीद तफसीलात जानते हैं कोयटा से हमारे नुमाइंदे मंजूर अहमद से। जी मंजूर, अपडेट कीजिए। जी, मुस्लिम लीग नून में जो शामिल होने वाले बलूचिस्तान के सियासी रहनुमा है, उनकी अक्सरियत की तादाद बलूचिस्तान अवामी पार्टी से है। तकरीबन 13 ऐसी शख्सियात है जिनमें साबिक वज़ीर आला बलूचिस्तान जाम कमाल खान और उनके आमी, इसी तरह मीर आसिम कुर्द गेलू, मीर दोस्तैन डोमकी, फाइक जमाली, गफूर लैडी, मोहम्मद खान लैडी, सलीम कोसो, सरदार अब्दुर्रहमान केसरान, सरदार मसूद लोनी, मोहम्मद खान तोर, उस्मान खेल, नूर मोहम्मद दुमर जो है काबिल जिक्र है। इसके अलावा रुबाबा बुलेदी भी जो है वो मुस्लिम लीग नून में शामिल हुई है। इस तकरीबन जो फहरिस्त जारी हुई है वो 40 से जायद सियासी रहनुमाओं की है जो कि जिन्होंने शमूलियत का ऐलान किया है। इस सिलसिले में अगर देखा जाए, इनमें से कुल 15 इलेक्टेबल्स बनते हैं जो कि बलूचिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों से ताल्लुक रखते हैं। ना सिर्फ बलूचिस्तान अवामी पार्टी बल्कि मुस्लिम लीग नून की जानिब से दीगर जमातें, जिनमें PNP मेंगल की जीनत शावानी शामिल है, वो भी मुस्लिम लीग नून में शामिल हो गई है। जबकि इसके अलावा ठीक है, आप कह रहे हैं कि टोटल 15 इलेक्टेबल्स बनते हैं, तो क्या ये मंजरनामा बन रहा है बलूचिस्तान की सियासत का? जी देखिए, बलूचिस्तान में जो 65 का ऐवान है, अगर यहाँ किसी भी जमात को 20 से ज्यादा अक्सरियत मिलती है तो वो समझे कि वाज़ेह अक्सरियत है वो हुकूमत बनाने के लिए। वो कि 33 की अक्सरियत चाहिए होती है, लेकिन 20 से जायद वाली हुकूमतें हमेशा जो जमात है वो हुकूमत लीड करती है। तो ऐसी एक पोजीशन में आप मुस्लिम लीग नून इस तरह इलेक्टेबल के साथ नजर आती है। लेकिन जो इंतखाबात में होगा वो क्या रिजल्ट निकल आएगा, इलेक्टेबल इस मरतबा भी जीत पाएंगे नहीं, ये तो आगे का सवाल है। लेकिन जो हमेशा से रहा है कि बलूचिस्तान में जो मरकजी जमातें हैं वो इलेक्टेबल्स को तरजीह देती हैं और उन्हीं के ऊपर ही बलूचिस्तान में सियासत करती हैं। इस मरतबा भी यही हुआ है। इससे पहले बलूचिस्तान अवामी पार्टी में इलेक्टेबल्स थे तो उनकी हुकूमत बनी, और इस मरतबा नून लीग, ये वही लोग हैं जो पहले नून लीग में थे, उन्होंने नून लीग की हुकूमत के खिलाफ वोट ऑफ कॉन्फिडेंस में वोट दिया, फिर उसके बाद आप पार्टी बनी और अब जो है दोबारा मुस्लिम लीग नून में शामिल। ठीक है, अब दोबारा मुस्लिम लीग नून में शामिल हो गए। अपडेट करने के लिए शुक्रिया। मियाँ साहब, लाहौर पर फोकस करें, अपने बलबूते पर सियासत करें, इदारों से ना कहें वो आपके लिए सियासत करें। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो का मशवरा, बोले हमें बाप पार्टी से वोट लेने पर PDM से निकालने वाले खुद इक्का दुक्का वोट के लिए दूसरे सूबे पहुंच गए। हुकूमत होते हुए 20 जिमनी इलेक्शन हारने वाले इंतखाबात में हमें क्या सरप्राइज देंगे। शहबाज शरीफ और इसहाक डार अपनी कारकर्दगी पर इलेक्शन लड़ेंगे या मुंह छुपाते फिरेंगे? पाकिस्तान पीपल्स पार्टी तो दाएं बाएं देखते नहीं है, हम तो अवाम की तरफ देखते हैं। इस इदारे से इस वक्त बिल्कुल झगड़ा नहीं है। हमें तो PDM से निकाला गया, बाप से मिल गए, बाप के चंद सेनेटर्स का वोट तूने कैसे लिए। तो उम्मीद है कि नून लीग कंसिस्टेंट रहेगा, और अगर कल बाप बुरा था तो आज भी बाप बुरा होगा। ऐसे ही कुछ मियां साहब का दौरा का नतीजे में निकलेगा। नून लीग अपने बलबूते पे सियासत करे, दूसरे इदारों को ना कहें कि आप मेरे लिए सियासत करें, आप मेरे लिए जगह बनाएं।
میں اپنا 15 مہینوں کے کردار پہ فخر کرتا ہوں. اب شہباز شریف سے پوچھے, اسحاق سے پوچھے, کیا وہ اپنا 15-16 مہینے کے کارکردگی پہ لڑنے کے لیے تیار ہے, یا وہ اپنے منہ ادب سے کہوں گا, ہمیں تانوں کی سیاست سے پرہیز کرنا چاہیے. احسن اقبال کا بلاول بھٹو کو مشورہ. سوشل میڈیا پر اپنے پیغام میں رہنما نون لیگ نے کہا, بلاول بھٹو نے میرا نام لے کر کہا, کیا میں 16 ماہ کی اپنی وزارت کی کارکردگی کا دفاع کر سکتا ہوں؟ بلاول کے لیے عرض ہے, میں فخر کے ساتھ ایسا کر سکتا ہوں. وہ ترقیاتی منصوبے جنہیں پی ٹی آئی حکومت بیمار کر گئی تھی انہیں بحال کیا گیا. میری وزارت نے کئی نئے ترقیاتی منصوبے شروع کیے. تھر کوئلے کا منصوبہ جس کا بلاول نے کریڈٹ لیا کاغذوں میں گھوم رہا تھا. ماضی میں پی پی کے تینوں ادوار میں اس پر قابل ذکر عمل نہ ہوا. نون لیگ دور میں یہ منصوبہ میں نے نواز شریف کی ہدایت پر سی پیک میں شامل کرایا. فنڈنگ ہوئی اور یہ خواب حقیقت بن سکا. اچھا ہوتا بلاول بھٹو تھر منصوبے کے لیے نواز شریف کے تعاون کا بھی ذکر کرتے. کریڈٹ لینا نون لیگ کا پرانا وتیرہ ہے. پیپلز پارٹی کے رہنما شرجیل میمن کا احسن اقبال کو جواب. ٹویٹ میں لکھا, آپ پاکستان کو ایٹمی قوت بنانے کے دعوے کرتے ہیں, آپ سی پیک کے خالق ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں, لیکن پوری قوم جانتی ہے کہ ذوالفقار علی بھٹو نے پاکستان کو ایٹمی ٹیکنالوجی دی. آصف زرداری نے پاکستان کو سی پیک کا تحفہ دیا. آپ اگر پاکستان بنانے کا کریڈٹ بھی لے لیں تو کوئی کیا بگاڑ لے گا؟ آپ کی مثال بیگانی شادی میں عبداللہ دیوانے کی ہے. نون لیگی وزراء نے 16 ماہ کیا کارکردگی دکھائی؟ بلاول بھٹو کا سوال اب بھی اپنی جگہ برقرار ہے. کریڈٹ نہیں, حقائق بتائیے. سوشل میڈیا پر نون لیگ اور پی پی رہنماؤں کے درمیان نوک جھوک. خواجہ سعد رفیق اور ناصر شاہ کی ایک دوسرے پر شاعرانہ تنقید. سعد رفیق نے پیپلز پارٹی کے دوستوں کے نام شعر پوسٹ کیا تو ناصر حسین شاہ نے اپنی شاعری میں جواب دیا. نون لیگ اور پیپلز پارٹی کے درمیان لفظی جنگ سوشل میڈیا پر پہنچ گئی. جیالوں اور متوالوں کے درمیان سوشل میڈیا سائٹ ایکس پر شاعرانہ نوک جھوک. سعد رفیق نے پیپلز پارٹی کے دوستوں کے نام شعر پوسٹ کیا. اب کے تجدید وفا کا نہیں امکان جانا, یاد کیا تجھ کو دلائیں تیرا پیما جانا. یوں ہی موسم کی ادا دیکھ کے یاد آیا ہے, کس قدر جلد بدل جاتے ہیں انسان جانا. ناصر حسین شاہ نے ترکی بترکی جواب دیتے ہوئے لکھا, میں نے تجھ کو تیرے ہی طرز عمل سے جانا جانا. گو کہ آسان نہیں تھا یہ سفر مگر تجھ کو ہی بڑا مانا جانا. یوں ہی تیری ادا دیکھ کے یاد آیا ہے, ووٹ کو عزت دلانے کا ہوگا کوئی نیا فارمولا جانا. اس سے پہلے ناصر شاہ نے نواز شریف کے دورہ کوئٹہ پر پوسٹ کی. لکھا, جن کے لیے کبھی باپ پاپ ہوتا تھا آج ان کے لیے باپ باپ ہے. نقطے لگاتے جاؤ نقطے ہٹاتے جاؤ, مجرم کو محرم کبھی محرم کو مجرم بناتے جاؤ. خبریں اور بھی ہیں لیکن شامل کریں گے اس بریک کے بعد. ہمارے ساتھ رہیے. ویلکم بیک. اسلام آباد ہائی کورٹ نے چیئرمین پی ٹی آئی اور شاہ محمود قریشی کے خلاف سائفر کیس کا جیل ٹرائل روک دیا. جمعرات تک حکم امتناع جاری. عدالت نے اب تک کی جیل کی کارروائی کا ریکارڈ بھی طلب کر لیا. جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب نے استفسار کیا, کب کن حالات اور کس بنیاد پر جیل ٹرائل کا فیصلہ ہوا. جاننا چاہتے ہیں ایسے کیا غیر معمولی حالات تھے. اندرا گاندھی کے جیل ٹرائل میں میڈیا کوریج کی اجازت تھی, یہ بھی سابق وزیر اعظم کا جیل ٹرائل ہے. یہاں وقت ہوا ایک بریک کا. ہمارے ساتھ رہیے. ویلکم بیک. غزہ کے اشرفا اسپتال میں مزید 40 مریض دم توڑ گئے. انتقال کر جانے والوں میں 7 نوزائیدہ بچے بھی شامل ہیں. اسپتال میں 179 شہیدوں کی اجتماعی تدفین کی گئی, لیکن اب بھی بڑی تعداد میں میتیں موجود ہیں. اسرائیلی فوج کسی کو بھی اسپتال سے نکلنے کی اجازت نہیں دے رہی. جبالیہ کیمپ میں حملے میں 30 فلسطینی شہید ہو گئے. خان یونس میں اسرائیلی طیاروں نے 12 گھروں کو نشانہ بنایا. پانی اور خوراک غزہ پہنچ کر بھی غزہ والوں سے دور. مصر کے راستے 135 ٹرک غزہ پہنچ گئے, لیکن اسرائیلی حکام نے ٹرک بارڈر پر ہی روک لیے. ہلال احمر فلسطین نے تصدیق کی ہے کہ اسرائیلی حکام ٹرکوں کو چھوڑ نہیں رہے اور ہمارے پاس اتنا ایندھن نہیں کہ ٹرکوں سے سامان نکال کر شہر لے آئیں. غزہ میں پانی ختم ہو گیا. فلسطینی اب موت کے ساتھ پیاس سے لڑنے پر مجبور ہو گئے ہیں. اسپتالوں میں بھی پانی کا ذخیرہ ختم ہو گیا ہے. پانی نہ ملنے سے نوزائیدہ بچے اور زخمی بلک رہے ہیں.
इंसानों को रहम ना आया, अल्लाह की रहमत को जोश आ गया। गजा के प्यासों पर बारिश बरसा दी। शहर में होने वाली बरसात ने मौसम की सख्ती आसान कर दी। पानी से महरूम गजा वालों ने बारिश का पानी जखीरा करना शुरू कर दिया। जंग से सहमे बच्चे बारिश देखकर खुश हो गए, गलियों में निकल आए, बारिश में खेले कूदे और अल्लाह का शुक्र अदा किया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने चेयरमैन पीटीआई और शाह महमूद कुरैशी के खिलाफ साइफर केस का जेल ट्रायल रोक दिया। जुमेरात तक हुक्म इम्तना जारी। पीटीआई और शाह महमूद कुरैशी के खिलाफ साइफर केस। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने खुसूसी अदालत की जेल में समाअत रोक दी। 16 नवंबर तक हुक्म इम्तना जारी, तमाम रिकॉर्ड तलब कर लिया। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने रिमार्क्स दिए, कब किन हालात किस बुनियाद पर जेल ट्रायल का फैसला हुआ। जानना चाहते हैं ऐसे क्या गैर मामूली हालात थे। जेल ट्रायल होगा तो ये गैर मामूली ट्रायल होगा। अटॉर्नी जनरल ने बताया, विफाकी काबीना ने जेल ट्रायल की मंजूरी दी। जस्टिस मियां गुल हसन ने कहा, काबीना ने 2 दिन पहले जेल ट्रायल की मंजूरी दी। क्या वजूहात थी? सबसे अहम ये कि जेल ट्रायल मंजूरी से पहले की अदालती कार्रवाई की हैसियत क्या होगी। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने रिमार्क्स दिए कि खानदान के चंद लोगों को समाअत में जाने की इजाजत का मतलब ओपन कोर्ट नहीं। जिस तरह से साइफर केस में फर्द जुर्म आयद की गई, इसे भी ओपन कोर्ट की कार्रवाई नहीं कह सकते। इंदिरा गांधी केस का ट्रायल जेल में हुआ, लेकिन वहाँ BBC और तमाम जर्नलिस्ट को कवरेज की इजाजत थी। वो भी साबिक वजीर आजम का ट्रायल था, ये भी साबिक वजीर आजम का ट्रायल है। जस्टिस मियां गुल हसन ने कहा, साइफर केस ट्रायल के लिए जज के लिए हमारे चीफ जस्टिस से मुशावरत की गई, लेकिन तैनाती एग्जीक्यूटिव की तरफ से की गई। पार्टी क़यादत संभाल रही हूँ, ना चेयरमैन पीटीआई की बहनें इलेक्शन लड़ेंगी, हम भाई के लिए खड़ी हैं। अलीमा खान ने कहा, साइफर केस का ओपन ट्रायल होना चाहिए ताकि पूरा मुल्क देखे। ये नजर आ रहा है, भाई को इलेक्शन से पहले रिहा नहीं किया जाएगा। चेयरमैन पीटीआई भी कह चुके हैं। भाई ने ये भी कहा है, जो लोग रह गए हैं यही मेरी असल पार्टी है। बीबी भी थी, हम तीनों बहनें भी थी और उनके लॉयर्स भी थे, लेकिन ये काफी नहीं है। थोड़ी सी खवातीन को बुलाकर इसका मतलब है ये ओपन ट्रायल नहीं है। ये यहाँ पे स्क्रीनें लगाएं ताकि पूरा पाकिस्तान देख सके। उन्होंने इमरान खान को जेल से नहीं निकालना। खान साहब पहले कह चुके हैं कि इन्होंने इलेक्शन तक मुझे नहीं निकालना। अभी एक केस होता नहीं है तो दूसरी पूरी टीम एक और आ जाती है। इलेक्शन तक वो बाहर नहीं आते तो क्या आप इलेक्शन कॉन्टेस्ट करेंगी? हम नहीं इलेक्शन लड़ रहे, हम उनके लिए खड़े हैं, अपने भाई के लिए खड़े हैं। पीटीआई का मुस्तकबिल खान साहब क्या देखते हैं? उनका ख्याल है कि अब उनकी पार्टी असली पार्टी है। जो रह गए हैं ये इमरान खान कहते हैं ये मेरी असली पार्टी। और अब कुछ क्रिकेट की बात हो जाए। बाबर आजम को अपने मुस्तकबिल का फैसला खुद करना है। पीसीबी की डायरेक्टर मीडिया एंड कम्युनिकेशन आलिया रशीद कहती हैं, बोर्ड टीम और कप्तान के साथ खड़ा है। चेयरमैन ने साबिक प्लेयर्स से क्रिकेट की बेहतरी पर बात की। कप्तान हटा दो, फौरन चीजें चेंज कर दो। हमें सिर्फ इस चीज का इंतजार करना पड़ेगा कि बाबर आजम खुद क्या कहते हैं, हम उनके फैसले का इंतजार करें। पाकिस्तान क्रिकेट टीम की जो परफॉर्मेंस रही है वो तो है सबके सामने। उसके बावजूद हम सब अपनी टीम के साथ हैं, कप्तान के साथ हैं। लॉन्ग टर्म प्लानिंग की बात हो रही है। 3 महीने की एक्सटेंशन जो है वो मिली है, उसमें उनकी कोशिश ये है कि जितना भी बेहतर काम किया जा सके उसको करें। क्रिकेटर्स जितना अच्छा समझते हैं चीजों को, उनकी बात को जरूर वैल्यू करना चाहिए। क्रिकेट बोर्ड ने तौसीफ अहमद की सरबराही में कायम अबूरी सिलेक्शन कमेटी तहलील कर दी। जराए ने बताया, मोहम्मद हफीज को चीफ सिलेक्टर बनाने पर गौर शुरू कर दिया गया। नए चीफ सिलेक्टर का ऐलान 1-2 रोज में किया जाएगा। मोहम्मद हफीज दौरे ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के लिए टीम का इंतखाब करेंगे। बोर्ड ने कप्तान और टीम मैनेजमेंट को तलब कर लिया। जका अशरफ ने आज यूनुस खान, मोहम्मद हफीज, वहाब रियाज और सुहेल तनवीर से मुलाकात की। साबिक क्रिकेटर्स ने दौरे ऑस्ट्रेलिया में बाबर आजम को कप्तान बरकरार रखने का मशवरा दिया। खबरें और भी हैं, लेकिन शामिल करेंगे इस ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। सरगोदा में सफाक कातिल की दीदा दिलेरी, सोशल मीडिया पर कत्ल करने का ऐलान किया और इस पर अमल भी कर डाला। पुलिस ख्वाब गफलत में मुब्तला रही। अफसोसनाक वाकया हफ्ते को नवाही इलाके कोट मोमिन में पेश आया। मुलजिम अहमद शेर ने खानदानी रंजिश पर अपनी खालाजाद भाई, उसकी बीवी और एक और शख्स को कत्ल किया। पुलिस मुलजिम को गिरफ्तार भी न कर पाई थी कि आज उसने अपने चचाजाद भाई को भी फायरिंग करके मौत के घाट उतार दिया। 5 अफराद के कत्ल से इलाके में दहशत फैल गई। पुलिस हुकाम भी जाग गए और वाकये का नोटिस ले लिया। पेशावर में बारात से वापसी पर दूल्हा के कत्ल की मास्टरमाइंड दुल्हन निकली। पुलिस ने कत्ल में मुलविस मरकजी मुलजिम गिरफ्तार कर लिया। रिपोर्ट कर रहे हैं
अदनान तारे। ये लोग जबरदस्ती मेरी शादी कर रही थी। जब वो कह रहे कि नहीं हमारा मेरा इज्जत तो बस मेरा इज्जत तो मेरा इज्जत है, कोई परवाह नहीं था बिल्कुल। पुलिस स्टेशन फकीराबाद की हुदूद में चंद रोज कबल बारात से वापसी पर कत्ल होने वाले मकतूल दूल्हे अदनान के कातिल गिरफ्तार हो गए। पुलिस ने मुलजिम जलाल को गिरफ्तार कर लिया, जबकि कत्ल में मुलविस मकतूल अदनान की दुल्हन मास्टरमाइंड निकली। कहा था कि मैं इसको मतलब वो करूँगा, कत्ल करूँगा। जी जी, मैंने पहले इनकार कर लिया कि नहीं इस तरह नहीं करते, क्योंकि वो भी बेचारा उसका क्या गलती है। SSP ऑपरेशन काशिफ आफ्ताब अब्बासी ने मीडिया को बताया कि मुलजिम और दुल्हन शादी करना चाहते थे, लेकिन वालिदैन रजामंद नहीं थे। समरीन की और जलाल खान की पुरानी दोस्ती थी, और जिस पे समरीन अपने घर पे वाज़े तौर पे ये कई दफ़ा कह चुकी थी कि वो ये शादी नहीं करना चाहती। और शादी से चंद दिन पहले समरीन ने और जलाल ने ये प्लान बनाया। वाक़े के बाद पुलिस ने मुख्तलिफ जावियों से तहकीक शुरू की और मुलजिमान तक रसाई हासिल की। कैमरामैन अरशद खान के साथ अदनान तारिक, ARY न्यूज़, पेशावर। गुजरांवाला की उस्तानी ने दुनिया में पाकिस्तान का नाम बुलंद कर दिया। उस्तानी सिस्टर जैफ ने पेरिस में ग्लोबल टीचर अवार्ड जीत लिया। उन्होंने 130 मुल्कों के टीचर से मुकाबले में पहला इनाम हासिल किया। आबाई शहर वापसी पर सिस्टर जैफ का पुरतपाक इस्तकबाल किया गया। गुलाम फरीद की रिपोर्ट। पेरिस में यूनेस्को के हेडक्वार्टर में होने वाली तकरीब में गुजरांवाला की टीचर सिस्टर जैफ ग्लोबल टीचर्स प्राइज जीतने के बाद अपने आबाई शहर गुजरांवाला पहुंची तो इनका पुरतपाक इस्तकबाल किया गया। हमारे जो वजीर आजम साहब हैं उन्होंने मुबारकबाद दी, और जैसे जैसे मैं पाकिस्तान की तरफ आती जा रही थी, एयरपोर्ट पे, रास्ते में, जब मैं अपने गांव में आई हूँ, बहुत ज्यादा मैं एक्साइटेड हूँ, बहुत ज्यादा फख्र महसूस कर रही हूँ। ग्लोबल अवार्ड याफ्ता सिस्टर जैफ का कहना था कि 130 ममालिक के 7,000 असातिज़ा में से इनका नाम सिलेक्ट करना इनके लिए बायसे फख्र है। 130 मुल्कों से 7,000 टीचर्स को नॉमिनेट किया गया था, लेकिन मैंने क्वालिफाई किया है प्राइज विन करने के लिए। सिस्टर जैफ 200 से ज्यादा गरीब बच्चों को मुफ्त तालीम हासिल करने के साथ साथ 6,000 खवातीन को हुनरमंद भी बना चुकी हैं। सिस्टर जैफ ने ग्लोबल टीचर्स प्राइज जीतकर पाकिस्तान का नाम रोशन किया है। कैमरामैन शुएब अकरम के साथ गुलाम फरीद, ARY न्यूज़, गुजरांवाला। मेल्सी की 125 साल पुरानी मसूद झंडे लाइब्रेरी पाकिस्तान की सबसे बड़ी लाइब्रेरी है। लाइब्रेरी में कदीम किताबों के साथ जदीद सहूलतें भी हैं, जिनका फ़ायदा उठाने हज़ारों लोग यहाँ आते हैं और दुनिया भर से 200 से ज़ायद रिसर्चर हॉस्टल में क़याम करके तहकीक का काम करते हैं। देखते हैं मेल्सी से चौधरी आमिर महमूद की रिपोर्ट। पाकिस्तान की सबसे बड़ी निजी लाइब्रेरी पंजाब के छोटे से शहर मेल्सी में है। शहर की तरह ये लाइब्रेरी भी निहायत खूबसूरत है। मसूद झंडे रिसर्च लाइब्रेरी में लाखों किताबें हैं, जिनसे फायदा उठाने मकामी ही नहीं दुनिया भर से तालिब इल्म आते हैं। मेल्सी में शानदार लाइब्रेरी का क़याम गुलाम झंडेर की इल्म दोस्ती की वजह से मुमकिन हुआ। PhD करने वाले लोग, जो रिसर्च करने वाले लोग हैं, वो भी इधर आके बहुत फायदा उठाते हैं। इधर बहुत उम्दा किस्म की कुतुब जो है ना मौजूद हैं, जो आज तक कभी ना देखी हैं ना सुनी थी। वो चंद सौ किताबें जो हमें विरासत से मिली, तो वो इस लाइब्रेरी का मूजिब बनी। इस लाइब्रेरी में कदीम और नादिर किताबें भी मौजूद हैं, जिनमें दुनिया का सबसे छोटा कुरान पाक का नुस्खा भी है। यहाँ आने वालों को ऑडिटोरियम, जदीद मल्टीमीडिया वर्क स्टेशंस और खूबसूरत पेंटिंग से सजी हॉस्टल की इमारत इल्म दोस्त माहौल फराहम करते हैं। इसके साथ ही न्यूज़ बुलेटिन से फिल वक्त इतना ही। देखते रहिए ARY न्यूज़।